सीआईबी क्वालिफाई हुआ, तो सीआईबी क्वालिफाई करने के बाद मतलब आपकी भी कई वीडियोस मैंने देखी थी व्हाट आफ्टर सीआईबी। तो उसमें आपने काफी सर्टिफिकेशंस बताए, और मतलब ऐसे सर्टिफिकेशन जो मतलब अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे और ग्लोबली भी मतलब रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशंस है। तो मैंने एएमएल इन केवाईसी, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल, मतलब सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स ऑपरेशन मैंने काफी देखे, और मेरे सीनियर से भी मतलब ये सब एग्जाम्स दिए थे। तो मैंने सोचा कि मतलब जेआईबी सीआईबी करने के बाद भी कुछ सर्टिफिकेट ऐसे करते हैं, तो ये ग्लोबली रिकॉग्निशन भी इस चीज का है। बैंकिंग में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है while dealing with any kind of account, any kind of transaction, so it will be easier for you to proper analysis और कुछ भी ये सब चीजें के लिए। तो मैं मुझे मतलब एक था कि सीआईबी के बाद भी मतलब एक चीजें कंटिन्यू करना है, एक प्रॉपर लर्निंग फेस कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब जर्नी शुड नॉट बी स्टॉप्ड आफ्टर पासिंग सीआईबी। सो दिस वाज यस। फ्रॉम माय साइड। क्या केवाईसी वाले पोर्शन को हम छोड़ सकते हैं? सर यस सर। मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। आपको सिलेबस कवरेज करना है, जैसे ही मैंने मतलब आपकी वीडियो में भी ये चीज कवर थी कि आपको सारा मतलब कवर नहीं करना आपको 100%, बिकॉज 100% मतलब कवर करने के चक्कर में आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं उनको वैसी प्रायोरिटी देनी पड़ती है जैसे उनको देनी चाहिए। सर केवाईसी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 50% ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दैट टॉपिक। तो आपको सिलेबस कवरेज करना है, बट आपको पीवाईक्यूज और आपको अपने यूट्यूब और आपके सेशन से हेल्प लेनी है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेटेज शुड बी गिवन और टाइम शुड बी गिवन टू दोस टॉपिक्स। लेकिन अब पूरा इस तरीके छोड़ना कि मैं लॉन्ड्रिंग करके जाऊंगा केवाईसी, सर यू डोंट नो ना कि what type of question will be asked by IABF. हो सकता है many question will be from KYC and less question will be from AML part. So you don't know. You have to be यस prepared. No, leave no stone unturned. सर वही जैसे मैंने सीआईबी जेआईबी में ऑप्ट की थी स्ट्रेटजी की, मतलब जो जो क्वेश्चन पहले आ रहा है सबसे पहले उसे कर दो, जिस पे आप शॉर्ट शॉर्ट एकदम है, छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको पहले टिक कर दो। तो सर मॉक टेस्ट तो सर बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको ये लगे कि मुझे सारी चीजें आती है, मैंने कुछ भी चीजें पढ़ा सारी चीजें आती है, लेकिन उसको एग्जाम लाइक एनवायरमेंट में कैसे फेस करना है, वो एग्जाम में कैसा फ्रेमवर्क उस क्वेश्चन का आएगा, तो वो तभी आपको पता चल पाएगा जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मॉक टेस्ट में मेरी ये स्ट्रेटजी होती है सर, जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं मैं उसके नोट्स बनाता हूँ, या मेरा कुछ थ्रेशोल्ड में गलत हो गया या किसी ईयर में या किसी लेजिस्लेशन में गलत हो गया तो मैंने उसको नोट जॉट डाउन कर लिया, तो वो हमेशा एक मेमोरी में आपके रिजर्व हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा मॉक टेस्ट में गलत हुआ था। एक ईगो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई मेरा कैसे गलत हो सकता है, मैंने तो ये चीजें पढ़ी हुई थी। तो मॉक टेस्ट इस पर्सपेक्टिव से भी सही है सर। I would like to give 15 out of 10 because Olive ग्रेट has been सर। a very helpful and wonderful platform from for me since JIB and CIB, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बैंकर के पास टाइम भी कम है, आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, आपको क्या चीज सॉर्ट आउट करनी है, सारी चीजें ऑलिव बोर्ड ने आपके लिए कर रखी है। आप आंख बंद करके कोर्स ज्वाइन करो, सीरियसली करो, यू विल क्वालिफाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर जेआईबी सीआईबी सर्टिफिकेशन मेंटोर। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। मे बी आप इन्हें पहले जानते होंगे, इंडिया के यंगेस्ट जेआईबी सीआईबी क्वालिफाइड बैंकर। लेकिन इन्होंने अपनी अचीवमेंट को सिर्फ जेआईबी सीआईबी एग्जाम तक नहीं रखा, इन्होंने आगे भी अचीवमेंट यहाँ पे लेते रहे हैं। आज क्या अचीवमेंट हम डिस्कस करेंगे ये खुद आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम स्वाब सलीम अंसारी सर। एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए, सो दैट कोई भी अगर नया एस्पिरेंट हो उसे आपके बारे में पता लग पाए, और फिर हम आपके अचीवमेंट्स और उस सर्टिफिकेशन के आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। ओवर टू स्वाब सर। Okay, sir. Thank you, sir, for introducing me. Myself, Swaf Salim Ansari. I'm working in Bombay Mercantile Cooperative Bank. So I joined bank in March 2024. So फिर वहाँ पे ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में मुझे बताया गया कि देर आर टू सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन विच आफ्टर पासिंग दोस टू एग्जामिनेशन यू विल बी अवॉर्डेड विद द इंक्रीमेंट्स। सो आई गेव बोथ एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइड, और आपके साथ मेरे वेबिनार्स भी होते हैं कंटिन्यूअसली। और उसके बाद फिर यस। अजय सर से इंट्रो हुआ और उन्होंने बोला कि मतलब जेआईबी सीआईबी इज द स्टार्टिंग जर्नी यार, मतलब आगे भी कई सारी जर्नी है, मैनी सर्टिफिकेशंस आर देयर। सो आई रिसेंटली क्वालिफाइड एएमएल इन केवाईसी। तो आज इसी का सेशन करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो जैसे कि उन्होंने बताया, मतलब यंग एज में जो अचीवमेंट्स होती है ना सर, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायरिंग होते हैं। तो इस बार आपने अपना जैसे सर्टिफिकेशन आईएबीएफ का आपने क्वालिफाई किया, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, विच थिंग इज मोटिवेटेड यू कि जीआईबी सीआईबी के बाद भी आपने बोला कि नहीं सर, प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, उसके बाद भी आप चीजें करते गए। तो ऐसे नहीं भी करते तो कोई रेकमेंड नहीं था, बट आपने क्यों सर्टिफिकेशन की तरफ रुख किया, और सभी बैंकर्स को अपने जेआईबी सीआईबी के बाद क्यों वहीं पे नहीं रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए? सो आफ्टर जब से सीआईबी क्वालिफाई हुआ, तो सीआईबी क्वालिफाई करने के बाद मतलब आपकी भी कई वीडियोस मैंने देखी थी व्हाट आफ्टर सीआईबी। तो हम्म। उसमें आपने काफी सर्टिफिकेशंस बताए, और मतलब ऐसे सर्टिफिकेशन जो मतलब अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे और ग्लोबली भी मतलब रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशंस है। तो मैंने एएमएल इन केवाईसी, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल, मतलब सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स ऑपरेशन मैंने काफी देखे, और मेरे सीनियर से भी मतलब ये सब एग्जाम्स दिए थे। तो मैंने सोचा कि मतलब जेआईबी सीआईबी करने के बाद भी कुछ सर्टिफिकेट ऐसे करते हैं, तो ये ग्लोबली रिकॉग्निशन भी इस चीज का है। बैंकिंग में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है while dealing with any kind of account, any kind of transaction, so it will be easier for you to proper analysis और कुछ भी ये सब चीजें के लिए। तो मैं मुझे मतलब एक था कि सीआईबी के बाद भी मतलब एक चीजें कंटिन्यू करना है, एक प्रॉपर लर्निंग फेस कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब जर्नी शुड नॉट बी स्टॉप्ड आफ्टर पासिंग सीआईबी। सो दिस वाज यस। फ्रॉम माय साइड। ग्रेट सर, ग्रेट।
सर अब मैं बात करता हूँ आपके ईमेल केवाईसी सर्टिफिकेशन के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर सिर्फ बैंकर ही इस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी सर्टिफिकेशन के जितने भी रैंकर टॉपर्स हमने बात की, तो वो बेसिकली वो बैंक में काम कर रहे थे। यू आर थिंकिंग कि ये जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन आईबीएफ का है सिर्फ बैंकर ही दे सकते हैं, या कोई नॉन बैंकर इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहा है तो वो भी ये एग्जाम को दे सकता है कि नहीं? सर तो आप वेन एवर यू ओपन नोटिफिकेशन ऑफ एमएल इन केवाईसी, मतलब प्रॉपर एक शेड्यूल है, प्रॉपर सिलेबस आपका दिया हुआ है एबीएफ की वेबसाइट पे, तो यू विल फाइंड कि मतलब एनी मेंबर दोज वे पास क्लास 12, तो या तो आप हम्म। मेंबर है या नॉन मेंबर है तो भी आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इफ यू आर अ मेंबर देन यू विल बी हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज आई थिंक, तो आपको थोड़ा फी यस। ज्यादा पे करना पड़ता है। इफ यू आर अ नॉन मेंबर तो आप कोई भी दे सकता है, वेदर इट इज मेंबर और नॉन मेंबर, एनीवन कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, जैसे कुछ बैंकर ऐसे भी होते हैं जिनका एक अटेम्प्ट में निकलता है, दो अटेम्प्ट में निकलता है, आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया और मार्क्स भी आपके काफी अमेजिंग है। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप बताइए, आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था, नोट्स आपने बनाए थे, कितनी क्लासेस देखा, क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया, सो दैट जितने भी फ्यूचर के एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स होंगे सर्टिफिकेशन के लिए उनको एक राइट डायरेक्शन मिले। तो सर मेरे कलीग ने पास किया था एएमएल इन केवाईसी, तो उसने ना आपकी एक मुझे प्लेलिस्ट भेजी थी, 100 क्वेश्चंस ऑफ एएमएल केवाईसी बिफोर अपियरिंग इनटू एग्जामिनेशन, 100 मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके यस। प्लेलिस्ट में ना आपका एक रीसेंट वीडियो था कि हाउ टू अप्रोच एएमएल इन केवाईसी एग्जामिनेशन। तो उसमें यू हैव हम्म। टोल्ड कि मतलब सबसे पहले मतलब क्या होना चाहिए, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपका ये है कि मतलब हर एक टॉपिक के बाद आपका मतलब एक प्रॉपरली आपके पास एक कवरेज होना चाहिए। एएमएल है क्या, केवाईसी है क्या, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके पॉलिसीज क्या है, कितने लेजिस्लेशन है, कितना मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या चीज चल रही है। तो अगर हम्म। आपका सिलेबस के एक भी पॉइंट आपका रेडी है और आपके उसके एमसीक्यूज है और मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटजी मतलब मैंने प्रॉपर फॉलो की थी, तो उसके बेसिस पे सर मैंने चीज की और मतलब मुझे काफी हेल्प हुई। आपका सेशन देखा 100 क्वेश्चंस का, मैंने उसके नोट्स बनाए, मेरे पास नोट्स भी हैं अभी उसके। तो इसी ग्रेट। तरीके से मैंने अपनी जर्नी करी थी। और आपके मतलब आपने कुछ बताया कि 100% कवरेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, लो हैंगिंग हम्म। फ्रूट्स है, आपको उसको कवर करना है जो मतलब आईआईबीएफ कंटिन्यूसली पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी एक वीडियो थी उसमें मतलब आपने अच्छा कवर किया हुआ है आपकी प्लेलिस्ट में। सो आई थिंक इट हेल्प मी अलॉट। ग्रेट सर, ग्रेट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, जैसे आपने एग्जाम दिया तो एग्जाम जब आपने अटेम्प्ट किया था तो उस टाइम पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे? मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड एमएल केवाईसी वाले क्वेश्चन थे, इंडियन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन, केस स्टडीज, क्या न्यूमेरिकल थे? तो क्योंकि बैंकर्स आर वेरी एक्साइटेड, या सभी एस्पिरेंट्स की एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो दैट हम भी उस लेवल की प्रिपरेशन करें। तो सर जैसे एग्जाम खत्म होना तो तुरंत मेरे जो भी मेमोरी में क्वेश्चन थे तो मैंने तुरंत उसको जॉट डाउन किए। तो मैंने काफी सारे ग्रेट। मतलब क्वेश्चंस लिखे हैं। तो सबसे पहले सर जो बेसिक आपके जो 3 लेयर्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, इस पे केस स्टडी थी आपकी। और एक प्रॉपर भी था कि अगर कोई एक सपोज इफ कस्टमर इज डिपॉजिटिंग मनी इनटू अकाउंट, डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, नॉट एट अ सेम टाइम, तो वो कौन सा स्टेज होगा, प्लेयरिंग, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। पीएमएलए क्या हम्म। चीज है, पीएमएलए तो सर आना ही था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इससे पहले के प्रायर लेजिस्लेशन कौन से थे, लाइक बेनामी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी, आपका कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी एक्ट, और फिर आपका जितने भी लेजिस्लेशन है, फिर बैंकिंग कमेटी ऑफ बेसल सुपरविजन, एफएटीएफ क्या है, इसके रिकमेंडेशन क्या था, कैश ट्रांजेक्शन, और जितनी भी रिपोर्ट्स है सर इन्हीं पे ही केस स्टडी थी और इन्हीं के एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। पेपर वाज नीदर टफ हम्म। नॉर इजी, इट वाज मॉडरेट फ्रॉम माय साइड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, जब मैं एमएल केवाईसी के सिलेबस में मनी लॉन्ड्रिंग वाला पोर्शन देखता हूँ ना, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे क्वेश्चन करते हैं सर, इसमें यूरोप का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यूएस कन्वेंशन दिया है आपका, चाइना कन्वेंशन है, तो मतलब ये सब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपने अपनी प्रिपरेशन की तो ये सभी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन थे इनको आपने कैसे रिटेन किया? बेनिफिशियल ओनर हो गया, एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बैंकर्स लगता है कि आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाउ बेसिकली यू हैव टैकल दिस टेक्निकल टॉपिक? तो सर बेसिकली हमारा जो हम तो इंडिया में रह के एमएल केवाईसी दे रहे हैं, तो हमारा तो मेन फोकस ये होगा कि जो इंडिया में लेजिस्लेशन क्या है पहले उसको फोरमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज यस। मेनी ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन कौन सी कंट्रीज का ग्लोबली मतलब उसका प्रेशर ज्यादा है, ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल कौन सी कंट्रीज है, लाइक यूके, यूएसए, तो डेफिनेटली इनके भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इंडिया पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, लेकिन ग्लोबल में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, लाइक यूएसए में फिनसेन है, आपका फटका वगैरह का कंप्लायंस है, आपका HKMSA करके हांगकांग में है, तो मतलब आपको ये कुछ लाइन भी याद करनी है। और इनका मेन रोल यही है, टू प्रिवेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टू प्रिवेंट कॉम्बाटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सब सारी चीजें। आपकी वीडियो में मैंने बेनिफिशियल ओनर कॉन्सेप्ट मैंने आपकी वीडियो में समझा था कि आपने जैसे बताया था कि ग्रेट। 25% इन अ केस ऑफ आई थिंक कंपनी एंड 50% इन केस ऑफ ट्रस्ट, यस सर, यस। पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटर, तो वो आपकी वीडियो से मैंने बेनिफिशियल ओनर का था। ग्रेट सर। तो इट वॉज नॉट दैट हार्ड सर मेरे हिसाब से तो। ओके। ग्रेट सर, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ सर, क्योंकि आप काफी टाइम से जुड़े भी हॉलीवुड प्लेटफॉर्म से, तो आपको लिखने का बहुत हैबिट है, आप बहुत सारी चीजें रिसर्च करके लिखते हो।
तो जब आपने ये एमएल केवाईसी की प्रिपरेशन की थी तो आपने कुछ नोट्स ऐसा कुछ बनाया था? क्योंकि मुझे तो पता है आपने जरूर बनाया होगा। एंड इफ यस, एक बार क्या आप शो कर सकते हो सभी एस्पिरेंट्स को, सो दैट उनको भी पता लगे कि नोट मेकिंग किस तरीके से होती है? मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि मैंने यस मतलब सर। ये थोड़े थोड़े छोटे ऐसे करके नोट्स बनाए हुए थे। चलिए मैं ठीक थोड़ा है। सा आई थिंक आ नहीं रहा है। मैं इसकी सर आपको हाँ पीडीएफ हाँ। दे दूंगा, तो इट विल बी बेटर कि आप उसमें देख पाएंगे। तो मैंने भी ये हाँ चीज हाँ की हाँ। थी सिलेबस कवरेज के बाद, मतलब सबका एक एक पॉइंट एक एक नोट्स कि मतलब जैसे ही मैं उस टॉपिक को देखूं मतलब मुझे समझ में आ जाना चाहिए। केवाईसी क्या चीज है तो मुझे समझ में आ गया, उसके एलिमेंट्स क्या है, केवाईसी पॉलिसीज के मेजर आपके वो सारी चीजें क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, तो उसके छोटे छोटे मैंने नोट्स बनाए थे 3 4 पेजेस में। सो इट वॉज ओके। easier फॉर मी टू रिवाइज दोस नोट्स बिफोर गिविंग द एग्जैक्ट एग्जामिनेशन। यस सर, यस। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं ना सर, जिनको नोट्स बनाने में ऐसा लगता है कि सर रिटेंशन में काफी हेल्प करता है, और रियलिटी भी है सर, जब आप चीजें लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपके लिए एग्जाम में बहुत सपोर्ट करता है। और नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा सर, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि सर हम मनी लॉन्ड्रिंग वाला पोर्शन कर लेते हैं, केवाईसी छोड़ देंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। सर इस थ्योरी पे क्या आप बिलीव करते हो कि मतलब सिलेबस का एक पोर्शन करके एग्जाम निकाला जा सकता है? क्या केवाईसी वाले पोर्शन को हम छोड़ सकते हैं? पर यस सर। मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। आपको सिलेबस कवरेज करना है, जैसे ही मैंने मतलब आपकी वीडियो में भी ये चीज कवर थी कि आपको सारा मतलब कवर नहीं करना आपको 100%, बिकॉज 100% मतलब कवर करने के चक्कर में आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं उनको वैसी प्रायोरिटी देनी पड़ती है जैसे उनको देनी चाहिए। तो सर हम्म। केवाईसी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 50% ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दैट टॉपिक। तो आपको सिलेबस कवरेज हम्म। करना है, बट आपको पीवाईक्यूज और आपको अपने यूट्यूब और आपके सेशन से हेल्प लेनी है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेटेज शुड बी गिवन और टाइम शुड बी गिवन टू दोज टॉपिक्स। लेकिन पूरा इस तरीके से छोड़ना कि मैं लॉन्ड्रिंग करके जाऊंगा केवाईसी, यू सर यू डोंट नो ना कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय आईआईबीएफ। हो सकता है मेनी क्वेश्चन विल बी फ्रॉम केवाईसी एंड लेस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एएमएल पार्ट, सो यू डोंट नो, you have to be यस prepared, no, leave no stone unturned. यस सर। सर अब क्योंकि मैं देखता हूँ आरबीआई की तरफ से भी नोटिफिकेशन है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें तो सभी एम्प्लॉय को मैंडेटरी कर दिया है कि आपको ईमेल केवाईसी सर्टिफिकेशन करना ही है। ऐसे कुछ और भी बैंक होंगे जिसमें मैंडेटरी कर दिया होगा। सो आरबीआई क्यों बैंकर्स को या नॉन बैंकर्स को ये पुश कर रही है कि आपको बेसिकली ये ईमेल केवाईसी का सर्टिफिकेशन करना चाहिए? क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी हम देख रहे हैं कितने सारे केसेस आ रहे हैं, तो डू यू थिंक कि आरबीआई इस तरीके से सभी बैंकर्स पे पुश करती है तो एक लॉजिक, एक रीजनिंग होगा? एंड दूसरी चीज ये है कि अब क्या सच में आने वाले टाइम में आपको लगता है बहुत सारे बैंक के अंदर में ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होने वाला है? तो सर मनी लॉन्ड्रिंग का पहला ही पार्ट होता है उनको प्लेसमेंट करना होता है, तो प्लेसमेंट करने के लिए वो हम्म। जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये सब चीजों का यूज करते हैं। सो बैंकिंग इज वन ऑफ देम। तो जाहिर सी बात है सर कोई भी अगर लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश करेगा तो बैंक के ही जरिए उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेगा। तो एज अ हम्म। बैंकर वी मस्ट नो कि व्हाट टाइप ऑफ मनी इज कमिंग इनटू आवर बैंक, वेदर इट इज मनी लॉन्ड्रिंग टाइप ऑफ मनी और किस तरीके से उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो सर एज अ बैंकर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ही चैनल से रोका जा सकता है, क्योंकि वो हम्म। लेजिटिमेट मनी जो भी लेजिटिमेट मनी है वो लेजिटिमेट बनना है थ्रू द बैंकिंग चैनल। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट द मतलब बेसिक टॉपिक्स ऑफ एएमएल एंड केवाईसी, how to identify customer, how to accept the customer, what type of risk carried by the customer, तो ये हमें सारी चीजें नहीं पता है, तो it will be very very tough for us to determine whether the person is coming with the legitimate or illegitimate money. So आरबीआई चीज को मैंडेट करे बिकॉज एज अ बैंकर यू शुड नो कि बैंकिंग इज वन ऑफ द चैनल की जहां से मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्टार्टिंग होता है, प्लेसमेंट लेयरिंग वहां से स्टार्ट होता है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से यस ये सर। चीज है सर, प्रैक्टिकली द बैंकर शुड नो कि मतलब व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे जब हम ईमेल केवाईसी की प्रिपरेशन करते हैं तो सर बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे पास रहते हैं, जैसे आईबीएफ ने भी अपने टैक्समैन की बुक रेकमेंड की है सर, बड़े बड़े नोट्स है उसमें, पैराग्राफ वाले। तो मेरा ये आपसे पूछना है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने अलग अलग नोट्स को फॉलो किया था, आईबीएफ की बुक आपने बाय की थी, या फिर कोई एक सिंगल रिसोर्स पे रिलाई करके आपने नोट्स बनाया और उसके बाद आपने एग्जाम निकाला है? So which particular resources you have followed while you are preparing for this certification? सर अगर मैं बुक की बात करूँ तो ना मैंने जेआईबी में वरना सीआईबी में कोई भी बुक यूज नहीं करी थी। आई थिंक जेआईबी थी अभी मिला के 9 बुक्स होंगी आईआईबीएफ की। वो पढ़ने बैठता तो सर वो बैंकिंग की पीएचडी है पूरी, उसमें तो मतलब डेटा भी ओल्ड है और उसको रिवाइज करना भी मतलब इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसी तरह केवाईसी का भी मैंने मतलब व्हेन आई थिंक टू गिव दिस एग्जाम, तो मैंने ये सोचा था कि मतलब मैं बुक देखता हूँ पहले केवाईसी की कैसा है मतलब। तो आई थिंक 300 पेजेस 400 पेजेस सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर आपकी वीडियोस में भी मतलब मेरी चीज मैंने देखी थी कि मतलब कैसे नोट्स आपको क्या यूज करना, तो आपने बोला कि बुक इज अ गुड थिंग बिफोर गिविंग एनी एग्जामिनेशन, बट उस बुक का डेटा और एएमएल के वैसे ऐसा टॉपिक है ना सर, कंटिन्यूसली लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो यस सर। आपको उसको अपडेटेड वे में करना है।
तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मैंने जो भी मेरे सीआईबी के थोड़े बहुत नोट्स थे और थोड़ा यूट्यूब का आपके सेशन से नोट देखा था। अगर कोई स्टार्टिंग का नया बंदा जाना चाहे, आई वुड रिकमेंड योर कोर्स। कि हम्म। मतलब एमएल केवाईसी पे आपका एक कंप्लीट वो होना चाहिए, 30 वीडियोस आर देयर। और 110% वो कोर्स देखने के बाद तो क्लियर हो जाएगा सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, क्योंकि ईमेल केवाईसी आईबीएफ का सर्टिफिकेशन रिमोट प्रोक्टेड है, तो मुझे बहुत बार एस्पिरेंट्स ये कहते हैं कि सर एग्जाम अनफेयर लगता है हमें, हमारे फिर रेड अलर्ट आ जाती है या एग्जाम शट डाउन हो जाता है। तो क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आया था, और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम किसी एस्पिरेंट्स को फेस करने को आता है तो उनको क्या उस टाइम पे कौन कौन से जो प्रिकॉशंस है उनको ध्यान में रखना चाहिए, सो दैट कि ऐसी कोई भी चीज उनको फेस ना करना पड़े? तो सर आप जब रजिस्टर करते हैं ना, आई थिंक एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट का लिंक आता है। तो मॉक टेस्ट हम्म। लिंक में आपके एक सिस्टम कंपेटिबिलिटी टेस्ट होती है कि मतलब व्हाट टाइप ऑफ लैपटॉप यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस एग्जाम, व्हाट टाइप ऑफ पीसी यू आर गोइंग टू यूज। तो आपको उसको एक दिन पहले उसी लिंक पे रजिस्टर्ड करके चेक करना होता है कि वेदर योर सिस्टम इज कंपेटेबल और नॉट। तो मैंने उस चीज को कंपेटिबिलिटी चेक की। फिर आपका एक मॉक टेस्ट होता है, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स का। तो उसमें आईएबीएफ हम्म। मैंडेट करता है कि यू हैव टू अपीयर मिनिमम 10 to 15 मिनट्स फॉर गिविंग द एग्जैक्ट एग्जामिनेशन। तो उससे आपका एक सर्वर में आपका एक कनेक्शन भी हो जाता है, प्रॉपर आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन का एनवायरमेंट क्या होगा। तो एग्जामिनेशन देते हम्म। वक्त सर ये ध्यान रखना है कि उसमें मतलब पूरी एक क्लियरली गाइडलाइंस आपको बार बार आईआईबीएफ नोटिफाई करेगा, वेदर फ्रॉम योर व्हाट्सएप ईमेल, हर चीज पर उसने बताया हुआ है कि आपका जो बैकग्राउंड वो प्लेन होना चाहिए। आप काउच और या आप जमीन पे बैठ के एग्जाम नहीं दे सकते। टेबल एंड चेयर शुड बी मस्ट। और आपकी जो आईज है वो हमेशा मतलब स्क्रीन पे होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट राइट भी इधर देखेंगे तो एक पॉपअप आइकन आ जाता है कि आप स्क्रीन पे नहीं देख हम्म। रहे हैं। कोई भी गैजेट आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपका कैलकुलेटर और आपका एक ब्लैंक पेज अगर है तो आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। और एग्जामिनर को हम्म। कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो वो 360 डिग्री आपको दिखाने का बोल सकता है आपका रूम। तो आपका रूम साइलेंट होना चाहिए, आपके पास वाईफाई होना चाहिए अच्छा स्पीड का, और आपके पास हम्म। चेयर और टेबल होनी चाहिए। दैट दोज थिंग्स आर इनफ फॉर दिस एग्जाम। और बाकी सारी कुछ चीज नहीं होती, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है सर। एकदम क्लियर ओके। कट गाइडलाइंस आपको वही फॉलो करनी है। यस सर, मेरा दो क्वेश्चन है सर। जैसे आपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बारे में बताया, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी कहते हैं क्या हमें डैश कैम की रिक्वायरमेंट है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये जो आपने मॉक टेस्ट के लिए बोला कि एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होता है सिस्टम कंपैटिबिलिटी का, ये सभी आई थिंक जितने भी रिमोट प्रोक्टेड एग्जाम है सब में होते हैं सर। तो क्या इसमें हमें कुछ स्टैंडर्ड मार्क है कि हमें उस मॉक टेस्ट में 50 नंबर लेने हैं या 60 नंबर लेने हैं? अगर हम नहीं ले पाते हैं तो क्या हमें दोबारा मॉक टेस्ट देना पड़ता है? तो ये दो कंफ्यूजन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को होता है, प्लीज इसके ऊपर में भी आप अपना आंसर दीजिए। और सर आपने डेस्क के बारे में बताया, डेस्क के बारे में। जो कैमरा नहीं होता सर, नहीं हाँ सर, वो ऐसी कोई वेबकैम। रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिस्टम कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं ना मॉक टेस्ट में ही, तो मॉक टेस्ट में ही वो आपको कैमरा, रैम और आपका स्टोरेज, आपका एमबीपीएस स्पीड, सारी चीजें टिक आती रहती है। अगर कोई भी चीज डिस्क्रिपेंसी आएगी ना सर, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा आगे देने के लिए। तो आपका यानी हमें कंपेटिबिलिटी अलग चेक। से कोई वेब कैमरा नहीं लगवाना है, नहीं लैपटॉप सर। वाला कैमरा इनफ? ठीक है सर, सर आगे हाँ, इट कंटिन्यू। डजंट रिक्वायर। और रही बात मॉक टेस्ट की, सर देयर इज नो मिनिमम थ्रेशोल्ड टू पास द मॉक एग्जामिनेशन। मॉक एग्जाम में दे रहा था ना, उसमें सर इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे थे। एएमएल के वैसे भी क्वेश्चन नहीं थे कि ही कहाँ पे लगेगा, वॉस कहाँ पे लगेगा। बस आपको हम्म। 10 मिनट में एग्जामिनेशन बैठ के देना है। तो ओके। मतलब एक सर्वर से आपका कनेक्शन भी हो जाएगा, और मतलब आपको एग्जैक्ट एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो उन्होंने खुद मेल में मेंशन हम्म। करा है कि एग्जामिनर जो भी एग्जाम दे रहा है, ही और शी मस्ट सिट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। तो एक प्रॉपर ओके। कनेक्शन होगा और आपका एक प्रॉपर तरीके से हो भी जाएगा। लेकिन कोई ऐसा थ्रेशोल्ड नहीं है कि आपको 15 मार्क्स लेने हैं। आपको बस 10 मिनट्स बैठना है मॉक टेस्ट में। फिर आपको एक दिन पहले आपको एक्चुअल लिंक आएगा, फिर एक्चुअल लिंक से आपको ज्वाइन करना है। दैट्स ऑल। यस सर। अब कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं बेसिकली जो नॉन बैंकर हैं, क्योंकि बैंकर को बहुत सारी चीजें तो सर इस एग्जाम के बारे में पता रहती है, बट अगर नॉन बैंकर है या कोई फ्रेशर बैंकर है, तो बेसिकली दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मतलब एक अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, 55 नंबर आ गए, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई होने के लिए। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स को आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि सर अब लगता नहीं है ये सर्टिफिकेशन निकल पाएगा, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है बहुत अमेजिंग मार्क्स से। तो उन सभी बैंकर्स को या एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन दोगे जिनका एक अटेम्प्ट से या दो अटेम्प्ट से नहीं निकल रहा है एग्जाम? तो सबसे मेन चीज सर ये आपका सिलेबस कवरेज अच्छा होना चाहिए। आपको प्रॉपर कवरेज सिलेबस का करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 100% नहीं करना है, एज यू ऑल्सो सेड इन योर वीडियो। 100% आपको नहीं करना है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जिसको कह सकते हैं कि आप एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप उसको यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दोस टॉपिक्स। जैसे एएमएल है, एएमएल के मतलब कितने पार्ट्स हैं, एएमएल की लेजिस्लेशन क्या है, पीएमएलए क्या है, पीएमएलए से क्वेश्चन आने ही आना है सर। एएमएल के जो भी लेयरिंग है, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन पे केस स्टडी आना ही है। एसटीआर, सीटीआर, क्रॉस बाइडर वाया करेंसी रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, इस पे क्वेश्चन आने ही आना है, केस स्टडीज आनी ही आनी है। आपके लेजिस्लेशन है तो रिवीजन आपको प्रॉपर करना है। सिलेबस भले ही आप 70-80% कवरेज करिए, लेकिन आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपकी थ्रेशोल्ड, आपकी डेडलाइंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सपोज सर अगर हम्म। पीएमएलए बिल है,
एक ही हमारे पास बिल है जो एक्सप्लिसिटली डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। आपको उसका पूरा हम्म पता करना है, वो लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, पास कब हुआ था, हम्म फोर्स में कब आया, उसके कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो आपको एक छोटे नोट्स बनाकर उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। सर फॉर मी यही चीज अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो 75 के आप 85 भी आराम से ले आएंगे। मेरे टाइम में तो मेरा टाइम भी कम था। अच्छा रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए, और अजय सर का 100 एमसीक्यू जरूर देख लेना, डेफिनेटली आ जाएगा सर। ग्रेट सर, ग्रेट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपने देखे होंगे जो चैलेंजिंग होंगे या आपको मतलब उसे फेस करने में प्रॉब्लम आया होगा। तो अटेम्पटेशन पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन किए थे या जो बड़े क्वेश्चन थे उसको आपने स्किप किया था? तो वो 2 घंटे अटेम्पटेशन भी बहुत मैटर करता है सर कि आपको 60 नंबर दिलवाए। तो क्या अटेम्पटेशन रहा था सर आपका? जंबल फॉर्म में किया था आपने रैंडम बेसिस पे या सीक्वेंस में चलते गए? सर वही जैसे मैंने सीआईबी जेआईबी में ऑप्ट की थी स्ट्रेटजी की, मतलब जो जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं सबसे पहले उसे कर दो, जिस पे आप शॉर्ट शॉर्ट एकदम है, छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको पहले टिक कर दो। बड़ी बड़ी केस स्टडीज काफी आती है सर केवाईसी में, आई थिंक 25 या 30 क्वेश्चन वर देयर ऑफ केवाईसी, जिसमें मतलब बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडी थी। पूरा मैंने इसको हम्म स्किप मारा, लास्ट के आधे एक घंटे के लिए बचाया हुआ था। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आ रहे हैं सर आपको उसको करूँ। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स वाले पे डील कर रहे हैं। सपोज इफ यू आर सॉल्विंग एनी 2 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये चीज होनी चाहिए अगर ये गलत हुआ तो 2 नंबर आके पूरे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में सर मैं बाद में रखता जिससे भी डाउट है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है, टिक दो उस क्वेश्चन, उसको सेव करो, आगे बढ़ो। फिर बाद में जितने क्वेश्चन है उसको बार बार रीड करके कैसे क्वेश्चन पढ़ो। यही मेरी स्ट्रेटजी सर जेआईबी सीआईबी में भी रही है, और मैंने केवाईसी में भी ऑप्ट की। ग्रेट सर, ग्रेट। तो नेक्स्ट सर मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या ईमेल केवाईसी के बाद स्वाप सर रुकने वाले हैं या फिर कुछ और आपने बेंचमार्क सेट किया हुआ है और फिर से आपके साथ मुलाकात होगी मेरी? सर आई थिंक इट नीड्स टू बी सीक्रेट्स, और ये चीज मतलब एक इंटरव्यू के जरिए ही आगे बताया जाएगा। मैं ग्रेट आपका देख सर, रहा हूँ अभी और सर्टिफिकेशंस का, सीसीपी और ये सारी चीजों का देखते हैं, अगर अगर आगे कुछ यस होता सर, है तो। दैट्स अमेजिंग सर। तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो सर फर्स्ट टाइम इस इंटरव्यू सेशन को देख रहे हैं, एंड उनको कुछ अगर आप 2 से 3 पॉइंट में कुछ गाइडेंस देना चाहो तो वो गाइडेंस क्या रहेगा नए सभी एस्पिरेंट्स के लिए? और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को क्यों ईमेल केवाईसी कोर्स करना ही चाहिए, सर्टिफिकेशन अचीव करना ही चाहिए? तो ये सभी नए जितने भी एस्पिरेंट्स आगे फ्यूचर में एग्जाम देंगे तो उनके लिए आप चेक लिस्ट क्या बना के देने वाले हो? तो सर सबसे पहले चेकलिस्ट यही है आपकी, जो 2 सर्टिफिकेशन जो एकदम फ्लैगशिप कोर्स है आईबीएफ को तो करना ही चाहिए, जेआईबी एंड सीआईबी। अगर आप उसको देना थोड़ा डीले में सोच रहे हैं, सपोज आपने जो बैंक ज्वाइन किया, आपको 1 साल बाद देना है जेआईबी, तो आप बीच में ये एमएलएन केवाईसी ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और ये तो सर एज अ बैंकर बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको अकाउंट डीलिंग में डील करना है, आपको ट्रांजेक्शन में डील करना है, कैश में डील करना है। सो यू मस्ट नो कि मतलब व्हाट टाइप ऑफ केसेस यू आर हैंडलिंग विद, कि आपके हाथों से तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है, मतलब यू शुड बी ना, यू शुडंट बी द कॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सर मेरे हिसाब से तो मेरे पर्सपेक्टिव से वन शुड कंप्लीट ऑल सच कोर्सेज, जेआईबी सीआईबी एमएनएन केवाईसी, और मतलब आगे करते ही रहना चाहिए, लर्निंग कंटिन्यू होनी चाहिए सर। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है ना जिसमें मतलब आपसे ज्यादा आपका कस्टमर ज्यादा पढ़ा लिखा है आपसे, तो वो आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन होना चाहिए, तो उनको ये ना लगे कि हम मतलब आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू शुड बी हम्म कॉम्पिटेंट इनफ टू आंसर दोस क्वेरीज और सॉल्व दोस क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड बाय योर कस्टमर। तो ये सारी चीजें सर्टिफिकेशन करना चाहिए, कंटिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, जैसा मेरा पर्सपेक्टिव है। आई वांट यू ऑल टू मतलब ये भी सारी चीजें आप भी करें। दैट्स ग्रेट सर। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, क्योंकि मॉक टेस्ट भी हैं, आपने देखा भी होगा मॉक टेस्ट। तो बहुत सारे बैंकर्स के भी माइंड में आता है कि सर मॉक टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या बिना मॉक टेस्ट के हो सकता है। सो व्हाट यू थिंक कि मॉक टेस्ट एक देने से उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा या एग्जाम में उस लेवल की उनको सपोर्ट मिलेगी? सो क्या रिकमेंडेशन रहेगा इन रिलेशन टू द मॉक टेस्ट सर, क्योंकि हमारे बैच में भी 3 से 4 मॉक टेस्ट है एग्जाम लेवल के। तो आपका क्या इस पे सजेशन है सर, देना चाहिए इस पे मॉक टेस्ट की अटेम्पटेशन? तो सर मॉक टेस्ट तो सर बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको ये लगे कि मुझे सारी चीजें आती हैं, मैंने कुछ भी चीजें पढ़ा सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसको एग्जाम लाइक एनवायरमेंट में कैसे फेस करना है, वो एग्जाम में कैसा फ्रेमवर्क उस क्वेश्चन का आएगा, तो वो तभी आपको पता चल पाएगा जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम्म तो मॉक टेस्ट में मेरी ये स्ट्रेटजी होती है सर, जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं मैं उसके नोट्स बनाता हूँ, या मेरा कुछ थ्रेशोल्ड में गलत हो गया या किसी ईयर में या किसी लेजिस्लेशन में गलत हो गया, तो मैंने उसको नोट जॉट डाउन कर लिया, तो वो हमेशा एक मेमोरी में आपके रिजर्व हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा मॉक टेस्ट में गलत हुआ था। एक ईगो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई मेरा कैसे गलत हो सकता है, मैंने तो ये चीजें पढ़ी हुई थी। हम्म। तो मॉक टेस्ट इस पर्सपेक्टिव से भी सही है सर। तो ओवरऑल ये सर्टिफिकेशन से आपको सर लगता है कि प्रैक्टिकली चीजें आपको काफी सीखने को मिला है, या फिर बहुत सारी चीजें मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो कि कंप्लायंस ऑफिसर करता है अपना? तो डू यू फील कि आपको आगे आने वाले टाइम में बैंक में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जो भी आपने सीखा एग्जाम को निकाला वो सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा? एग्जैक्टली सर, मेरे को तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये कोर्स पढ़ के, बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि
बहुत अच्छे से इसका वाइड कवरेज है सर। अगर कोई अच्छे से पढ़ता है, आपका पर्पस होना चाहिए पास करना है एग्जामिनेशन को, लेकिन आपको ये भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मुझे प्रैक्टिकली चीजें पता हो, यस। उसका प्रॉपर एक एप्लीकेशन क्या हो। तो आपको रियल टाइम में वो चीजें पता चलेंगी सर। जैसे मैं एचआर में हूँ सर, मेरे पास भी मतलब कई सारी एमएल केवाईसी की पॉलिसीज वगैरह कभी कभी आती है, कुछ भी रिपोर्ट्स आती है, या आईआईबीएस के मेल आते हैं एएमएल केवाईसी के ट्रेनिंग से। तो जो भी टॉपिक्स आता है, उन टॉपिक्स के बारे में पता रहता है। कल को किसी के पास भी कुछ ऐसा हुआ या फिर कुछ भी ऐसा करना होगा, तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता रहेंगी, क्या लेजिस्लेशन है, आपको करंट में सारी चीजें पता होंगी, केवाईसी पॉलिसी क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ग्लोबल रिकॉग्निशन इस चीज का क्या है। तो मतलब बहुत अच्छा है सर मेरे हिसाब से तो। So the final and the last question, sir, how you recommend the Hollywood to your colleagues and the जितने भी आपके नोन में बैंकर्स हैं, and out of the 10 how much you have given the score to the Hollywood platform, क्योंकि आपको सीखने को मिला, आपने प्रिपरेशन की, एंड कैसी जर्नी रही सर, एंड किस तरीके से आप रेकमेंड कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से तो आप हॉलीवुड से जुड़े ही हो। तो फाइनली आपसे स्कोर भी हम पूछेंगे, हॉलीवुड के लिए कितना देना चाहोगे आप? I would like to give 15 out of 10 because Olive ग्रेट has been सर। a very helpful and wonderful platform way from for me since JIB and CIB, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बैंकर के पास टाइम भी कम है, आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, आपको क्या चीज सॉर्ट आउट करनी है, सारी चीजें ऑलिव बोर्ड ने आपके लिए कर रखी है। आप आंख बंद करके कोर्स ज्वाइन करो, सीरियसली करो, यू विल क्वालिफाई। थैंक यू सो मच सर। सो आप सर एक बार फिर से अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज हमने बहुत सारे पॉइंटर पे हमने डिस्कशन किया है, किसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, नहीं हो रहा है तब कैसे करना चाहिए। तो आई होप ये इंटरव्यू सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे बैंकर है या नॉन बैंकर है, आप सभी को एक राइट डायरेक्शन दिया हो। आप सभी को स्वाप सर से, ऑलीवुड टीम से किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू बी ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। मैं और स्वाप सर डेफिनेटली आपके सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, और मुझे उम्मीद है स्वाप सर आने वाले टाइम में मैं फिर से आपका कुछ ना कुछ इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप रुकने तो वाले नहीं हो, आगे बढ़ते ही रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। तो होप करेंगे कि फिर से आपसे मुलाकात होगी। एंड बहुत बहुत थैंक यू सर आपका कीमती समय देने के लिए, और सभी एस्पिरेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। वंस अगेन अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वाप सर में एक सीखने की अंदर से ना, क्योंकि आपके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं कर सकता, अगर आपके अंदर से वो चीज आती है ना, तो वो निखर के आएंगे। तो इन्होंने अपनी यंगेस्ट स्टेज में जीआईबी सीआईबी किया, सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, आगे कल को प्रोफेशनल बैंकर भी बन जाएंगे ये बहुत यंगेस्ट स्टेज में। तो मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि ये दो हमारे पास स्वाप सर है, एक एक मोटिवेशन की तरह आपको लेना चाहिए कि यंगेस्ट स्टेज में कर सकते हैं, तो आप किसी भी एज में हो, क्योंकि पढ़ना छोड़ना नहीं, आपको नॉलेज गेन करते रहिए, आगे बढ़ते ही जाओगे। एंड आप सभी के लिए ऑलीवुड टीम दे रही है एक आईबीएफ सर्टिफिकेशन सुपर रीड प्लान, जिसमें अगर आपको लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन करना है, तो आप डेफिनेटली उसमें भी इनरोल कीजिएगा, आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। सो आप सर फाइनली क्या कहना चाहोगे? एंड एक एक सच में आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारी यंगेस्ट बैंकर्स के लिए, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है कि हाँ, हम जिसको देख रहे हैं हम उनकी तरह बने। तो क्या सजेशन रहेगा आप सभी को, उन सभी यंगेस्ट बैंकर के लिए, या वो बैंकर जिनके एज हो गए लेकिन अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर हमेशा देखिए, लर्निंग सर हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए, और मैं तो हमेशा एक महात्मा गांधी का कोट है उसको हमेशा वो करता हूँ कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। तो मैं ये चीज को भी बोलता हूँ, और एक और थॉट है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ कि एजुकेशन व्हाट व्हाट रिमेंस आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट हैज लर्नड इन स्कूल। कि एजुकेशन वो चीज है जो आपने स्कूल में तो की, लेकिन आपका जो रिमेन बचा है दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द ओनली वेपन सर, जिसको थ्रू ही आप रिप्रेजेंट होंगे, आपकी सोसाइटी में क्या इमेज है वो आपके एक पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा वो चीज। So learning should be continued, sir. Whether it is banking, whether you are a non-banker, any kind of corporate guy, कुछ भी होना चाहिए सर, लर्निंग कंटिन्यू होनी चाहिए। और यही आपको एक अवेयर बनाता है और आपको एक अच्छा सिटीजन भी बनाता है इंडिया का। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड सर, एंड वेरी वेरी थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच सर। एंड मिलते हैं फिर और किसी अचीवमेंट के साथ, एंड आप भी रुकिए मत, आप भी आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन स्वाप सर। थैंक यू so much for your valuable time, and don't forget to थैंक यू ask सर। any kind of question in this comment section. Thank you to all. Thank you, sir.